रहेंगे। स्थावर जीव तो पूरे लोक में भरे हैं, उनका एरिया तो पूरा लोक है, लेकिन त्रस्त जीव मात्र त्रस्त नाड़ी में पाए जाएंगे। त्रस्त नाड़ी के बाहर त्रस्त जीव नहीं पाए जाते। नाम ही उसका त्रस्त नाड़ी इसीलिए पड़ा है। इस त्रस्त नाड़ी के बाद में अपन अधोलोक का विचार करते हैं, कहाँ अधोलोक है। और उस एक प्रश्न आता है उसके पहले कि इस लोक को किसने आधार दे रखा है, सपोर्ट किसने दे रखा है, इस लोक को किसने मतलब सपोर्ट, किसने जिसको कहेगी सपोर्ट दिया है, बेस दिया है, किसने इसको आधार दिया है। भाई लोक टिका हुआ किसके आधार पे? अभी अपन जहाँ बैठे हैं तो अपने बैठने की टिकने की एक जगह है, पृथ्वी है ना। और इस पृथ्वी को सपोर्ट किसका है? ये प्रश्न वैसे ही पूरा जो तीन लोक है, इस तीन लोक का आधार क्या है? इस तीन लोक का आधार तीन वात वलय है। क्या है? तीन वात वलय। तो देखते हैं हम तीन वात वलय का। ये जो तीन है नीचे नीचे जो डॉटेड लाइन बना रखी है अपन ने, ये तीन वात वलय है। वात वलय का मतलब है, वलय माने वातावरण और वात माने वायु। तो तीन वायु के वातावरण है, और वो वायु पतली पतली नहीं, अच्छी ठोस वायु है, मोटी 20,000 योजन मोटी। कितनी योजन मोटी? 20,000 योजन मोटी। और एक योजन कितना बताया था? 4,000 माइल माने 6,500 किलोमीटर। 6,500 का एक योजन और 60,000 योजन मोटी। आप कैलकुलेट करना कितनी चौड़ी वायु है ये इतनी जो मोटी वायु है, इस मोटी वायु ने पूरे लोक को आधार दे रखा है। अब वायु को किसका आधार है? वायु को अंतिम जो पहली वाली वायु है, जैसे फर्स्ट वायु घनोदधि वात वलय, उसको सेकंड वाली वायु का आधार है, सेकंड वाली को थर्ड वाली का, और थर्ड वाली को किसका आधार है? वो किसी का, उसको आकाश का आधार है। और आकाश को किसका आधार है? आकाश को किसी का आधार है, आकाश निराधार। ये तीन लोक, तीन जो वायु है, ये इन तीन वायु ने पूरे लोक को चारों ओर से घेर रखा है। ऐसा नहीं कि केवल बेसमेंट में ये तीन वायु, ये तीन वायु पूरे लोकाकाश के चारों ओर व्याप्त है। जैसे वृक्ष होता है और वृक्ष के चारों ओर लकड़ी होती है, लकड़ी की त्वचा, अथवा हमारे शरीर के चारों ओर चमड़ी है, उसी प्रकार इस पूरे लोक के चारों ओर ये तीन वायु है, और इन तीन वायु ने उस पूरे लोक को विस्तृत कर रखा है, घेर रखा। मतलब ये वायु केवल बेसमेंट में नहीं है, यहाँ तक कि ये ऊपर ऊपर दिख रही है ना, ऊपर, ये ऊपर तीन डॉटेड लाइन, ये ऊपर तक भी वायु है, यहाँ पीछे भी है, आजू बाजू दाएं बाएं चारों दिशाओं में, ऊपर नीचे चारों दिशाओं में सर्वत्र ये वायु है। पूरे इस लोक को इस तीन वायु ने घेर रखा है। उन तीन वायु के नाम ये है, तो देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहली वायु है घनोदधि वात वलय, माने जल मिश्रित वायु का वातावरण है। उसके बाद में है ठोस वायु, और सबसे अंत में नीचे नीचे पतली वायु, और उसके बाद में फिर है आकाश। इस प्रकार ये तीन लोक को आधार तीन वात वलय का। इन तीन लोक के अंदर ये जो यहाँ मध्य से लेके, ये मध्य से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्थान है, इसका नाम है अधोलोक। क्या नाम है इसका? अधोलोक। कहां से कहां तक है ये बीच का जो स्थान दिख रहा है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ये आदमी दिख रहा है ना, ऐसा बना रखा, ये अधोलोक को सूचित करने के लिए। तो ये पूरा हिस्सा कहलाता है अधोलोक। अधोलोक कहां से स्टार्ट होता है और कहां खत्म होता है? ये नीचे देखे तो लोक के तल से चालू हुआ अधोलोक, और कहां जाके खत्म होगा? ये ऊपर कहां पर? तो ये सुमेरु पर्वत है मध्य लोक में। जो सुमेरु पर्वत की जड़ जहां खत्म होती है, वहीं अधोलोक प्रारंभ होता है। यूं कहें नीचे से चालू करें तो अधोलोक वहां खत्म होता है। मैंने ऊपर से विचार करें तो सुमेरु पर्वत की जड़ से अधोलोक चालू हुआ, और नीचे जहां तीन वात वाले समाप्त होते हैं, वहीं इस अधोलोक का भी अंत आ जाता है। तो सुमेरु पर्वत की जड़ से लगा के जो लोक का तल है, जहां तीन वात वलय है, उसकी ऊंचाई कितनी यहां से यहां तक की इसकी हाइट देखे तो कितनी हाइट है इसकी? 7 राजू इसकी हाइट है।
स्थिति इसकी मेरु की जड़ के नीचे से चालू होती है, और जहां तक लोकाकाश का अंत है, जहां तक लोकाकाश है वहां तक पूरा नीचे क्या है, अधोलोक। फिर जहां लोकाकाश समाप्त हो जाएगा वहां पूरा लोकाकाश समाप्त हो गया, उसके बाद तो कोई लोक है ही नहीं। तो सुमेरु पर्वत की जड़ से चालू हुई और कहां तक गई, लोक के तल तक। ऊंचाई कितनी हुई इसकी, 7 राजू। गहराई कितनी है इस लोक की, गहराई यहां से यहां तक कितनी गहराई है, 7 राजू गहरा है। पूरा अधोलोक सब जगह कितना गहरा है, 7 राजू। चौड़ाई कितनी है इसकी, एवरेज चौड़ाई, औसत चौड़ाई है, तुमने निकाली थी अधोलोक की एवरेज चौड़ाई कितनी थी, लोक की चौड़ाई 3.5 थी, अधोलोक की कितनी है, 4 राजू। अब इसका यदि अपन घनफल निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इसका कितना वॉल्यूम आएगा निकाल सकते हैं, बता सकता है कि कितना घनफल है इसका। थोड़ा मैथ से ही बस ये फर्स्ट अपना ये जो सेशन है केवल ये मैथ्स का, इसके बाद मैं कोई मैथ्स नहीं कराऊंगा, इसके बाद जम्बूद्वीप डायद्वीप वगैरह सब आ जाएगा। लेकिन ये जो पहले अपन कहाँ अधोलोक है, कहाँ मध्यलोक है, ऊर्ध्वलोक है, पूरा ख्याल होता है। 196 घन राजू इसकी वॉल्यूम आ जाएगा। तो अधोलोक का घनफल 196 घन राजू है, माने 4 पूरा लोक को यदि हम 7 भागों में बांटे तो 4 हिस्से तो जाते हैं अधोलोक को और 3 हिस्से जाते हैं ऊर्ध्वलोक को। बचा क्या, कुछ नहीं, मध्यलोक को तो कुछ नहीं बचा। अपन कहाँ रहते हैं फिर, ऊर्ध्वलोक के जो 3 हिस्से हैं उसमें से एक बहुत छोटा सा हिस्सा वो मध्यलोक को जाता है, माने ऊपर का जो ऊर्ध्वलोक है वो पूरा 3 हिस्से भी नहीं है, 3 हिस्से में भी थोड़ा सा कम करा जाए तो जो थोड़ा सा कम है वो जाएगा मध्यलोक, बाकी जो बचेंगे 3 हिस्से वो किसको जाएंगे, ऊर्ध्वलोक, और 4 हिस्से पूरे के पूरे वो किसको जा रहे हैं, अधोलोक। इसका आकार किसके जैसा है, अर्ध मृदंग बताया था पहले, कि आधा मृदंग बनाएंगे उसके जैसा इसका आकार। यहाँ पे खास जो अपने को देखना है क्या चीज है, यहाँ 7 पृथ्वियां, कितनी पृथ्वी है, 7 पृथ्वी। कहाँ है ये 7 पृथ्वी, तो ये लोक के तल से 1 राजू ऊपर जाने पर 7वीं पृथ्वी है, जो यहाँ से यहाँ तक इतनी चौड़ी है, इतनी तो ये चौड़ी, मोटी कितनी है पृथ्वी, इसकी मोटाई ये देखो कितनी मोटी है ये, 8000 योजन मोटी है। चौड़ी कितनी है ये पृथ्वी, यहाँ से यहाँ तक, कोई बता सकता है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 राजू तो लोक के तल में है, 7 राजू तो यहाँ है, यहाँ कितना आ जाएगा ये, यदि ये 6 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 6 से ज्यादा है थोड़ा सा, तो 6 से कुछ अधिक 6 राजू, 6 से 1/7 है वो, तो कुछ अधिक 6 राजू तो इसकी चौड़ाई है। गहराई कितनी है इसकी, यहाँ से 7 राजू ये गहरी है, मोटाई कितनी है इसकी, 8000 योजन, अने पृथ्वी इतनी 8000 योजन मोटी है। अब इस 8000 योजन मोटी के बाद में यहाँ तो ये 8000 योजन है, इसके बाद में अपन 1 राजू और ऊपर गए तो 6ठी पृथ्वी मिलेगी, 6ठी पृथ्वी की मोटाई बढ़ गई एकदम सीधे, 8000 की कितनी हो गई, डबल 16000 योजन। ये यहाँ चौड़ा कितना मिलेगा ये अपने को, यहाँ पे पृथ्वी कितनी चौड़ी मिलेगी, लगभग 5 राजू, 5 से कुछ अधिक मिलेगा, 5 से 2/7 मिलेगा, तो अपन कुछ अधिक 5 राजू इसकी हो गई यहाँ पर चौड़ाई। और गहराई कितनी मिलेगी ये, यहाँ से 7, इसकी मोटाई है 16000 योजन। तो 16000 योजन जो मोटी पृथ्वी है, इसमें ऊपर और नीचे 1000 योजन को छोड़कर बीच की जो 14000 की गैप है उसमें नारकियों के निवास स्थान, यानी 1000 योजन तो ऊपर पृथ्वी है और बीच में 14000 की पोल है, पोल, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं तो ऊपर भी पृथ्वी है और नीचे भी क्या है, पृथ्वी, हम जहाँ बैठे हैं वो क्या है, पोल है। तो ऐसे ही जो नारकियों की जो 16000 योजन की टोटल मोटी पृथ्वी है, तो ऊपर नीचे 1000 योजन की पृथ्वी और बीच में 14000 की जो पोल है, उन पोल में नारकियों के रहने के निवास स्थान, जिनको कहते हैं बिल, क्या कहते हैं उनको, बिल। और वो बिल जो बने हुए हैं वो क्या पूरी पृथ्वी में बने हुए हैं, मतलब नारकी क्या पूरा 7 राजू जो
जो गहरी पृथ्वी है, क्या नारकी पूरी 7 राजू गहरी पृथ्वी में रहते हैं? नारकी मिलेंगे केवल त्रस नाड़ी में। पृथ्वी तो पूरी अपने को चौड़ी मिलेगी, गहरी मिलेगी, 6 लगभग 5 राजू चौड़ी मिलेगी, 7 राजू गहरी मिलेगी। लेकिन जो नारकियों के निवास स्थान है वो केवल 1/1 राजू में, क्योंकि बाकी की पृथ्वी खाली पड़ी है। क्या किसी को जाना हो तो लेकिन जो बीच की 1/1 राजू की जो त्रस नाड़ी है, नारकियों का निवास स्थान केवल उतनी एरिया में दिख रहा है ना आपको। जैसे ये बाकी की बाहर की सब खाली है। देखो इसमें वो देखते हैं इस पिक्चर। यहाँ जो अंदर की जो 1/1 राजू है, इसमें नारकियों के निवास स्थान है, बाकी पृथ्वी खाली पड़ी है। और बस उसकी मोटाई है 16,000 योजन। तो 16,000 योजन मोटाई के अंदर बीच में 14,000 योजन बना। फिर ऊपर 1 राजू ऊपर जाते हैं तो 5वीं पृथ्वी मिलती है। उस 5वीं पृथ्वी की मोटाई कितनी है? 20,000 योजन। चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी? लगभग 4 योजन, और गहराई हुई 7 योजन। ऐसे चौथी पृथ्वी 24,000 योजन, फिर 28,000 योजन, और घटती जाएगी चौड़ाई इसकी, घटती जा रही है। यहाँ 4 राजू थी तो यहाँ 3 राजू हो गई, कुछ अधिक 3 राजू, कुछ अधिक 2 राजू, ऐसे कुछ अधिक 1 राजू होगी, 1 राजू। तो मोटाई कितनी हो गई? 4-4 योजन बढ़ती जा रही है। 16,000, 20,000, 24,000, 28,000, 32,000, दूसरी पृथ्वी तक है। पहली पृथ्वी को छोड़ देना, पहली पृथ्वी बहुत मोटी है। ये इस प्रकार इसकी चौड़ाई है। अब ये नारकियों के थोड़े से अपन देखते हैं कि नारकियों के रहने के स्थान कितने अच्छे हैं। थोड़ा सा उनको देखते हैं। और नारकियों के उत्पन्न होने के स्थान कैसे हैं, नारकियों की क्या व्यवस्था है, वो तुम देखते हैं। ये है 7 नरक, और 7 नरकों में रहने वाले नारक। अब ये तो है, देखो त्रस नाड़ी बनाई है ना, ये त्रस नाड़ी के बीच में। बाकी का एरिया क्या किया, इधर का जो है ये खाली छोड़ रखा है, क्योंकि यहाँ नहीं है त्रस, यहाँ नारकी नहीं है, नारकी केवल इस त्रस नाड़ी में। अब इनका जो उत्पन्न होने का स्थान है वो बहुत अच्छा नहीं है। अपने जैसे ये अच्छे बढ़िया बिस्तर पे उत्पन्न नहीं होते। इनके उत्पन्न होने का जो स्थान है वो जैसे ऊंट के मुख का है। ऊंट का मुख होता है ना एकदम गंदा, ऊंट के मुख के आकार के स्थान से मधुमक्खी के छत्ते की भांति, जैसे मधुमक्खी का छत्ते में से मधुमक्खियां नीचे गिरती है, उस प्रकार से ये नारकी जीव ऊपर से नीचे गिरते हैं और जन्म लेते हैं। माने ये इनके उत्पन्न होने का स्थान ऊपर होता है, और उस ऊपर पे उत्पन्न हुए, उत्पन्न होते ही नीचे मधुमक्खी के छत्ते की तरह नीचे गिरे। तो जो गिरते हैं ये, तो ये औंधे मुंह गिरते हैं। औंधे मुंह माने इनका सिर तो होता है नीचे और टांग होती है ऊपर, ऐसे उल्टे गिरते हैं। और उल्टे गिरते ही 7वें नरक का नारकी जैसे गिरेगा तो गिरने पर उसको इतना दुख भासित होता है उस पृथ्वी का स्पर्श करने का, कि वो 500 योजन ऊपर उछलता है। कितना ऊपर उछलता है? 500 योजन ऊपर। जैसे जितना तेज करंट होता है, वो जितना तेज करंट होता है वो आदमी को उतनी दूर फेंकता है। ऐसे ही वो नीचे गिरा तो इतना ऊपर गया वो, कितना ऊपर गया वो? 500 योजन ऊपर। और फिर वापस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे ऊपर करके तो खड़ा होता है। इस प्रकार से तो उसका बड़ा दुख भरा तो जन्म होता है। और फिर जन्म होने के बाद में सब दूसरे नारकी उसके लिए तैयार बैठे रहते हैं सारे के साथ। उत्पन्न होते ही अन्य नारकी जो दूसरे वहां रहते हैं वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। जैसे कोई लोग के अंदर देखते हैं हम कि कोई एक गली का कुत्ता दूसरी गली के अंदर घुस जाए तो सारी दूसरी गली के कुत्ते उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। ऐसे एक नारकी को देखते ही, मतलब उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो परस्पर में दूसरे को देखते ही उनको बेर उत्पन्न होता है, और उसके ऊपर सारे के सारे नारकी क्या होते हैं? टूट पड़ते हैं। और इनके देखो आपस में फिर किस किस तरह से ये एक दूसरे को पीड़ा देते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या रहे हैं? कढ़ाई के अंदर तल रहे हैं। जैसे अपन पूरी तलते हैं, ऐसे ये नारकी एक दूसरे को कढ़ाई के अंदर गरम गरम तेल के अंदर तलते हैं।
परस्पर में एक दूसरे को दुख देने का इनका स्वभाव। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तलवार से मार रहे हैं। ये गरम गरम लोहे का कोई पर्वत है, उसके ऊपर जबरदस्ती चढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर इसको आग के अंदर डाल रहे हैं। ऐसे ये कोई ऑक्टोपस बना हुआ है, वो उसको खा रहा है। अब वो ऑक्टोपस वहां से कहाँ पे आ गए, वहाँ पे तिरंज गति के जीव होते हैं? हाँ तो है ही नहीं तिरंज गति के जीव। तिरंज और मनुष्य गति के जीव तो केवल मध्य लोक में है, तो ये ऑक्टोपस वगैरह सब कहाँ पे आ गए? नारकी स्वयं ही बनते हैं। इन नारकियों का ऐसा स्वभाव होता है कि यदि ये अपने बचाव के लिए भी कुछ बनेंगे तो इनकी विक्रिया अच्छी नहीं होगी। मतलब ये ढाल बनना चाहेगा तो ढाल नहीं बनेगा, क्या बनेगा? तलवार बनेगा। तो इन नारकियों की ऐसी विक्रिया होती है। विक्रिया माने अपने शरीर को ये मनचाहा रूप दे सकते हैं। तो एक दूसरे को ऐसे ही केवल जो उनका विवेक शरीर, उससे मात्र से उनको पीड़ा देने में संतोष नहीं मिलता। तो क्या बनते हैं? शेर बन जाते हैं, कुत्ता बन जाते हैं, बिल्ली बन जाते हैं। कैसे भी करके सामने वाले के ऊपर अपनी कषाय व्यक्त करना। क्या करें, जो अंतरंग की कषाय समाती नहीं है तो नाना प्रकार के रूप बना बना के एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो इसलिए ये जितने भी तिरंजों के रूप है ये सब इनके खुद के ही है। कोई दूसरा नारकी मतलब दूसरा कोई तिरंज नहीं है वहाँ। ये नारकी शेर, कुत्ते, बिल्ली, ऑक्टोपस वगैरह का रूप बना के और एक दूसरे को अच्छे से कुआ से काटते हैं, चबाते हैं, खाते हैं। दिख रहा? ये तो कुछ भी नहीं है वास्तव में। जो नरक का स्वरूप है, आचार्य देव कहते हैं कि नरक के दुख नारकी ही जानते हैं और अथवा केवल ज्ञानी जानते हैं। बाकी नरक के दुखों का वर्णन करने के लिए हम समर्थ नहीं। ऐसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घानी के अंदर पेल रहे हैं इसको अच्छे से। तो ये शेर इसको खा रहा है, बाकी ये इसके अंदर ये कांटों के उसकी शूली के ऊपर उसको चढ़ा रहा है। दूसरा एक और फोटो देखते हैं, नरक के दुख ख्याल में पाए क्या है। ये नरक के पूरा दुख है, किस तरह से ये करते हैं। ये सारे जो चित्र हैं पांडुलिपियों के चित्र हैं, हमारे पूर्वजों ने जो पांडुलिपियों में बनाया बड़ी मेहनत से। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको वही गरम गरम कढ़ाई के अंदर अच्छे से तल रहे हैं, घानी के अंदर पेल रहे हैं, मार रहे हैं एक को। यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको आरी से काट रहे हैं इसको। ऐसे अनेक प्रकार के दुख नारकी जीव परस्पर में एक दूसरे को देते हैं। इनके दुख का विचार करते हैं हम क्या क्या है। एक तो जन्मते ही गिरते हैं तो कैसे गिरते हैं, औंधे मुंह गिरते हैं और औंधे मुंह गिर के उछलते हैं। और उत्पन्न होते ही आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं। जन्मजात बैर होता है। नारकी कोई कैसे ही हो, चाहे यहाँ पर वो बहुत अच्छे से माता पुत्र के रूप में भी रहे हुए हो, लेकिन यदि वो नरक में उत्पन्न होंगे तो उनका लड़ना भिड़ना चालू। बस मतलब उसका स्वभाव ही ऐसा है कि आपस में लड़ना। कई बच्चे होते हैं ना, अपने बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जहाँ बिठा दो वहाँ शांति हो जाए, और कुछ ऐसे होते हैं जो जहाँ बिठा दो वहाँ बस चालू हो जाए। तो समझ लेना ये कहाँ से आए हैं। बच्चा जिस स्कूल में जाए उस स्कूल से कंप्लेन आना चालू हो जाए।